नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की हमारी 13 जनवरी 2021। स्टार्ट करेंगे आज की आंसर राइटिंग। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आता है हमारे पास में जुडिशरी, उसके साथ में ट्रिब्यूनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म पेपर 2 के अंदर में। उससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। अगर आप नए हो इस इनिशिएटिव के अंदर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 दिसंबर आप जाओगे 15 दिसंबर के पास में, 15 दिसंबर वहाँ से आप स्टार्ट करोगे इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 1। टू एंश्योर इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस नीड टू बी सिंप्लीफाइड। कमेंट। सिंपल सी स्टेटमेंट है। क्या लिखा गया है? सिंपल सी स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया, हमें अगर चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम उसको हमने अच्छे से अगर मेंटेन करना है तो हमें जजेस की रिमूवल की प्रोसेस को ईजी बनाना पड़ेगा। तो हमारी क्या अप्रोच होगी इसके अंदर में? फर्स्ट हमें डिफाइन करना है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम, फिर हमें रिलेट करना है इसको किस तरीके से जुडिशियल रिमूवल की प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट है इंडिया में, फिर हमें रिमूवल की प्रोसेस बतानी है, फिर इश्यूज़ और वे आउट। तो क्वेश्चन के अंदर में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं, छोटी छोटी चीज़ें। पहले तो चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम हमने उसको अप्लाई करना है। आपको ये भी बताना है चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम रिमूवल प्रोसेस से कैसे रिलेटेड है, उसके बारे में बताओगे। फिर रिमूवल प्रोसेस सिंप्लीफाई करनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कम्प्लेक्स है पहले, तो कम्प्लेक्स के बारे में बताओगे। उसके बाद में इश्यूज़ बताओगे और फिर उसको बताओगे आप कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या प्रोसेस को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है सिंप्लीफाई करने से। तो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे चेक्स एंड बैलेंसेस को, उसके बाद में हम रिलेट करेंगे इसको किस तरीके से हमारी जुडिशरी की जो रिमूवल प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। फिर प्रोसेस के बारे में बताएंगे, उसके बाद में इश्यूज़ और फिर वे आउट बताएंगे। तो फर्स्ट हमारी इंट्रोडक्शन के अंदर में हम बोलेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये क्या डॉक्ट्राइन होती है? इसके अंदर में वेरियस ऑर्गन जो स्टेट के होते हैं जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक दूसरे की पावर को चेक कर एंड बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी के पास में भी हमारे पास में इतनी पावर ना हो जाए कि वो कंप्लीट तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से बिहेव करने लगे। उसके लिए हमारा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को चेक करेगा, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा और जुडिशरी दोनों को चेक करेगी। प्लस जुडिशरी को अगर आपने चेक करना है तो क्या होता है उसमें, हमारे जुडिशरी अगर जजेस कोई ऐसा कंडक्ट करते हैं जो कि आपको लगता है कि वो उनके द्वारा मिसबिहेवियर किया गया या इनकैपेसिटी है उनके अंदर में, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। तो बेसिकली लेजिस्लेचर भी चेक कर सकता है हमारे जजेस को। तो ये बात आती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है, इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जो जजेस को चेक करने की पावर है, जुडिशरी को चेक करने की पावर है, उसके अंदर में काफ़ी सारा टाइम लगता है। प्लस आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया, तो मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा इनके द्वारा बोला जा रहा है। अब रिमूवल प्रोसेस के बारे में बताएंगे। हमारा आर्टिकल 1 to 4 का 4 एंड वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की रिमूवल प्रोसेस बताता है और 217B हाई कोर्ट की प्रोसेस को बताता है। तो इनके अंदर क्या बोला जाता है, जजेस को रिमूव किया जाता है दो ग्राउंड के ऊपर में, एक है मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी। प्लस इसके अंदर में ये भी लिखा गया कौन रिमूव करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है। और उसके बाद में 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से हमें पास करना पड़ता है कोई भी मोशन जजेस की इम्पीचमेंट के लिए। लेकिन ये सिर्फ हमें छोटी सी बात लिखी गई है। डिटेल की इसकी जो प्रोसेस है वो हमने 1968 के अंदर में एक एक्ट बनाया जिसका नाम है जज इंक्वायरी एक्ट। उस एक्ट के अंदर में हमने डिटेल प्रोसीजर लिखा क्या क्या हमें करना चाहिए। इसके ऊपर 2019 प्रीलिम के अंदर में क्वेश्चन भी आया था। तो प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट हमारा आएगा रिमूवल मोशन। जो फर्स्ट मोशन आपके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसके लिए एटलीस्ट 100 मेंबर की सहमति होनी चाहिए लोकसभा में और 50 मेंबर की सहमति होनी चाहिए राज्यसभा के अंदर में। उसके बाद में स्पीकर के पास में चॉइस है, वो इसको एडमिट कर सकता है या रिफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में अगर मान लो उसने एडमिट कर लिया, उसने सोचा कि ठीक है इसको एडमिट करते हैं, जैसे अगर मान लो अपोजिशन लीडर ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया तो स्पीकर जो है एडमिट करने से इनकार कर सकता है। वैसे ही अगर वो एडमिट यहाँ पे एडमिट उसके द्वारा कर लिया जाता है तो फिर वो 3 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। उसमें होगा एक चीफ जस्टिस या जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का कोई, या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक मेंबर चीफ जस्टिस, या हमारे पास में जस्टिस कोई भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, सुप्रीम कोर्ट का जज, और सेकंड उसके अंदर होगा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, और थर्ड पर्सन होगा उसके अंदर में कोई भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, जैसे कोई वकील हाई स्टेचर का या गवर्नमेंट के अंदर में कोई काम कर रहा है लेकिन उसके माना जाता है कि लॉ की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, उस पर्सन को यहाँ पे उनके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने पे अगर इनको लगता है कि वो गिल्टी है तो उसके बाद ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे स्पीकर को। अगर वो गिल्टी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फिर आगे प्रोसीडिंग नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो गिल्टी फाइंड किया जाता है तो उसके बाद में चॉइस है पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट उस प्रोसीडिंग को आगे लेके भी जा सकती है और नहीं भी लेके जा सकती, तो वो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। 5th पोजीशन के अंदर पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से रिमूवल मोशन पास करती है। तो ये हमारा बेसिक प्रोसेस आता है। इश्यूज़ इसमें आते हैं कि एनफोर्समेंट इसकी फ्रीक्वेंटली नहीं की जाती।
कई बार जजेस का मिसकंडक्ट पाया जाता है, करप्शन के केसेस पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं आम जनता हमारी करप्ट है, जजेस भी इक्वली करप्ट हैं। हाँ, जितना सिस्टम करप्ट है उतना जजेस भी करप्ट हैं, लेकिन उनके लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है जिसके अंदर में उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके। जो इन हाउस मैकेनिज़्म है इन चीज़ों से डील करने के लिए जो 1997 के अंदर में बनाया गया था वो काफ़ी पुअर है और काफ़ी ओपेक है। तो लैक ऑफ एनफोर्समेंट है, हार्डली आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया। उसके अलावा काफ़ी बार पॉलिटिकल नेचर का होता है रिमूवल प्रोसेस। जैसे अपोजिशन अगर लेके आएगी तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट नहीं करेगी, अगर रूलिंग गवर्नमेंट लेके आएगी तो अपोजिशन उसको सपोर्ट नहीं करेगी। और थर्ड पोर्शन के अंदर में आता है इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती। जब तक आपकी रिमूवल की प्रोसेस चल रही है तब तक जज अपनी पोजीशन होल्ड करके रखता है। तो ये तो गलत बात है। अगर अपराधी उसके चांसेस हैं कि वो अपराधी पाया जाएगा तो उस केस के अंदर में उसको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लस जो प्रोसीडिंग होती है रिमूवल की, जो जजेस वगैरह कमेटी वगैरह काम करती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेसी के अंदर काम करती है। तो ये हमारे पास में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट आता है। उसके बाद में अगर क्या करना चाहिए इसके लिए, ये सब चीज़ें तो अच्छी बात है। हमें जुडिशरी के अंदर में फर्स्ट एक बाहर की अथॉरिटी क्रिएट करनी चाहिए, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहिए जो कि डिसिप्लिनरी एक्शन ले सके। अब रिमूवल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? रिमूवल सरकार के पास में इकलौता माध्यम आ रहा है जिससे सरकार चेक कर सकती है जुडिशरी अगर अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से बिहेव करती है, आर्बिट्रेरी तरीके से बिहेव करती है। तो जैसे मान लो आपने करप्शन के चार्जेस हैं आपके ऊपर, सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस हैं, तो हमारे लेजिस्लेचर के पास में सिर्फ एक ही काम है, वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कई बार मान लो छोटा करप्शन के चार्जेस हैं तो उसके अंदर में आप डिसिप्लिन रिएक्शन कोई लेना है, आपने सस्पेंड करना है किसी को, पेनल्टी लगानी है, वो काम तो इसमें किए नहीं जा सकते। रिमूवल जो है, रिमूवल की इंटेंसिटी काफ़ी ऊपर होती है तो सरकारें फिर रिमूवल प्रोसेस की तरफ आगे नहीं बढ़ती। तो डिसिप्लिन रिएक्शन के लिए एक हमारी आउटसाइड अथॉरिटी होनी चाहिए और अपॉइंटमेंट के लिए हमारे पास में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्यों? अगर अपॉइंटमेंट ही अच्छे जजेस की करोगे, देखोगे ऑनेस्टी वगैरह, तो फिर उनके रिमूवल के चांसेस कम होंगे। ओके, अदरवाइज़ अगर आप ऐसे जजेस वगैरह लेके आओगे जिनकी हिस्ट्री वगैरह काफ़ी ख़राब होती है, उनके काफ़ी सारे उनके द्वारा काफ़ी वायलेटिव और इस तरीके के काम किए जाएंगे जो कि किसी भी सभ्य समाज के अंदर में नहीं किए जा सकते। जैसे काफ़ी सारे जजेस के ऊपर में हमारे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चार्जेस भी होते हैं, लेकिन अगर आपकी रिश्तेदारी के अंदर में हैं, कोलिजियम के अंदर में मेंबर, तो फिर आपका काम बन जाता है और वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। फिर इंटरनल रेगुलेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एक कमेटी बनाई जाए जिसका नाम हो नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी। ये पूरे जुडिशरी के ऊपर ओवरसाइट करेगी। अगर डिसिप्लिन रिएक्शन लेना है उसको भी ले सकती है, इंक्वायरी करनी है जजेस के कंडक्ट पे उसको भी कर सकती है, और रिकमेंड भी करे अगर जजेस के रिमूवल को करना है। तो यहाँ पे हमारा वे फॉरवर्ड खत्म होता है और इन कंक्लूजन के अंदर में एक लाइन के अंदर में आप लिख सकते हो कि 10 इन सब चीज़ों को करके हम अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंश्योर कर सकते हैं, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का बेडरॉक प्रिंसिपल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।